हेलो बच्चों। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा कि बहुत टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको बताया था। हीट को एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा या फिर सनलाइट के द्वारा। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें से पिछले बार भी बोर्ड में क्वेश्चन आया था। So it is important to be remembered about the electrolysis of water. हम लोग electrolysis of water के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हो रहा है। इसमें वाटर डिकम्पोज करेगा अपने कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाएगा। तो with the help of electricity, water decomposes into its components, hydrogen and oxygen. यस, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग एक प्लास्टिक का मग लेंगे। उस प्लास्टिक के मग को एक स्टैंड पर रखकर उसके बॉटम में 2 होल करेंगे बच्चों। उसके बॉटम में 2 होल करेंगे और उसमें एक रबर का स्टॉपर लगाएंगे और उस रबर के स्टॉपर से होकर 2 कार्बन के रड, देख रहे हैं आप, 2 कार्बन के रड इंसर्ट करेंगे ताकि कार्बन का रड थोड़ा सा मग से बाहर निकला हुआ रहे। और इन कार्बन रड्स को एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे थ्रू द वायर एंड स्विच। तो इस तरीके से दोनों कार्बन रड को एक 6 वोल्ट के बैटरी से अटैच करते हैं। जो कार्बन का रड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा वो कैथोड कहलाएगा। जो कार्बन का रड निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो कार्बन का रड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड। ओके, अब मग में बच्चों अप्रॉक्स मान लीजिए कि हाफ पूरे मग का जो कैपेसिटी है उसका हाफ फिल कर लेते हैं वाटर, और उस वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालते हैं ताकि वाटर अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो वाटर अच्छे से कंडक्ट कर सके, इसके लिए वाटर में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl डाल सकते हैं या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो ये वाटर क्या बन जाएगा बच्चों, एसिडिफाइड वाटर। तो ये एसिडिफाइड वाटर बन गया। इसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट, उल्टा करके, पहले तो उसे वाटर से भरेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को भी वाटर से फिल कर देंगे। उसके बाद केयरफुली उसे इन्वर्ट करके इस तरीके से मग के अंदर सेट करते हैं कि ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाए, वो इलेक्ट्रोड के थोड़ा सा ऊपर आ जाए और इलेक्ट्रोड उनके अंदर आ जाए, और इस तरीके से ये पूरा सेटअप तैयार करते हैं हम लोग। अब ये जो आप देख रहे हैं स्टैंड वगैरह लगाया जाता है, तो इस पूरे सेटअप को हम लोग वोल्टामीटर बोलते हैं। इस पूरे एपरेटस को क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर ये टुगेदर एक साथ, दैट इज नोन एज वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का मतलब होता है apparatus required for the electrolysis of a compound। किसी भी कंपाउंड का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो उसके लिए जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, जो apparatus लगाए जाते हैं, उसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो दिस इज द वोल्टामीटर फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखते हैं बच्चों क्या करना है। आप देखिए टेस्ट ट्यूब ऐसे रखेंगे कि टेस्ट ट्यूब जो है थोड़ा सा बाहर भी निकला रहे और मग के अंदर भी जाए, और कम से कम टेस्ट ट्यूब का आधा हिस्सा जो है वो वाटर के नीचे जाए। अब हम लोग अलाउ करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच जैसे ही ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगा इनसाइड द मग थ्रू द एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, कुछ ही समय में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं,
वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स ऑफ गैसेस इज लिबरेटेड इन द बोथ टेस्ट ट्यूब्स। बबल्स ऑफ गैसेस जो है वो लिबरेट हो रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों इलेक्ट्रोड से होते हुए बबल्स ऑफ गैसेस जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में लिबरेट हो रहा है, जमा होते जा रहा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब्स के वाटर के जो लेवल है वो भी डाउन हो रहे हैं, क्योंकि उसमें गैस एंटर कर रहा है, वाटर का लेवल जो है वो डाउन होते जा रहा है। तो क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि वाटर जो है, जब वाटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं बच्चों, तो वाटर H2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है अलग अलग इलेक्ट्रोड के पास इकट्ठा होने लगता है। पिछले बार सीबीएसई के क्वेश्चन में ये क्लियर क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड पर लिबरेटेड होगा। तो कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड पर होगा बच्चों, तो आप जरा देखिए कि जब वाटर डिकम्पोज होगा तो एज वी नो दैट कि हाइड्रोजन आयंस में वो टूटेगा। ये हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस में टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है हाइड्रोजन, तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो हाइड्रोजन आयंस है वो पॉजिटिव है, इसलिए वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द निगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ कौन सा गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस। और आप देख रहे हैं ये ऑक्साइड आयंस निगेटिवली चार्ज्ड है, सो ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो ऑक्सीजन गैस कहां लिबरेट होगा, एनोड पर। बात समझ में आ रही है। ये हाइड्रोजन गैस कहां लिबरेट होगा, कैथोड में, क्योंकि वो हाइड्रोजन पॉजिटिवली में आयंस में डिकम्पोज जब होगा, अलग होगा, तो वो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ। और निगेटिव इलेक्ट्रोड उसको इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर देगा, और धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम्स जो है बन करके वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस बन जाता है। और ठीक उसी तरीके से बच्चों ऑक्साइड आयंस निगेटिव होते हैं, सो वो कहां जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरीके से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होगा। हाइड्रोजन गैस पॉजिटिवली है तो कहां इकट्ठा होगा, कैथोड पर। और ऑक्सीजन गैस, ऑक्साइड आयंस जो है वो निगेटिव है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि कैथोड के पास कौन सा गैस लिबरेट होगा और एनोड के पास कौन सा गैस लिबरेटेड होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। एक बात पॉइंट करने लायक है, और वो पॉइंट ये है बच्चों कि ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं गैस का, ये हाइड्रोजन गैस है जो, इसका वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का 2 गुना है, 2 टाइम्स। कितना है, 2 गुना। ये देखिए, ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का लगभग 2 गुना है। तो ये वॉल्यूम 2 टाइम्स होते हैं। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप यहां भी देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 तो ऑक्सीजन 2। सो रेशियो क्या है, 2:1 का। वॉल्यूम क्या है, 2:1 का। 2 पार्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन का है, और 1 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है। सिमिलरली ऐसे ही और भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड याद रहे बच्चों, किसी भी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन उसके मोल्टेन स्टेट में होता है, जबकि जनरली सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है। सो अगर उसका डिकम्पोजिशन करना है तो उसे मोल्टेन फॉर्म में लाना होगा। तो मोल्टेन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग लाते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस
होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो फिर तो वही बात होगी बच्चों की सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये आपका Na अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। तो यहां 2 लगा देते, बैलेंस हो गया। अब बात ये आती है बच्चों की सोडियम किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा और क्लोरीन गैस किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होगा। तो सिंपली सी बात है कि आप जरा सोचिए कि NaCl जब डिकम्पोज होगा तो Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम है, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ। और ये क्लोरीन निगेटिवली चार्ज है, तो ये किसके तरफ इकट्ठा होगा, किसके तरफ लिबरेट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आप बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड में कौन सा एलिमेंट जो है वो लिबरेट होगा। सो सोडियम कैथोड के पास होगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली आएगा और ये कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो वो अट्रैक्ट होगा निगेटिव की तरफ। उसी तरीके से ये क्लोरीन जो है वो निगेटिव है, निगेटिवली आयन है, तो ये कहां पर इकट्ठा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ऐसे ही आप एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना को भी कर सकते हैं। एल्यूमिना Al2O3 that is known as alumina, that is the liquid form of aluminum oxide। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या है वो टूट जाएगा। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 या 3 यहां 2 लगा ले, 3 ऑक्सीजन एंड 4 एल्युमिनियम, 6 ऑक्सीजन। ओके, अब आप बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो एल्युमिनियम किस इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा, कहां प्राप्त किया जाएगा, और ऑक्सीजन गैस जो है वो किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब एल्यूमिना डिकम्पोज होगा तो एल्युमिनियम आयंस और ऑक्साइड आयंस में जो है वो डिकम्पोज होगा। सिंस एल्युमिनियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो कहां पर लिबरेट होंगे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन निगेटिवली है तो वो कहां पर इकट्ठा होंगे, एनोड पर। तो इस तरीके से बच्चों आप कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा, कलेक्ट होगा। हाँ, तो अब यूजेस देखते हैं जरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूजेस। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड को उसके मोल्टेन फॉर्म से अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्लो कराते हैं तो सोडियम मेटल जो है अपने कंपाउंड से अलग हो जाता है। तो सोडियम मेटल को हम प्राप्त कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को उसके मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग सोडियम मेटल प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड बताया था, तो इसमें एल्युमिनियम छिपा है लेकिन वो अपने कंपाउंड के साथ है। सो एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना को इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, एल्युमिनियम जो है अलग इकट्ठा होगा, किस पर एल्युमिनियम इकट्ठा होगा, कैथोड पे। तो इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स। कुछ मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के द्वारा। अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल छिपा हुआ है तो उसके मोल्टेन स्टेट में उससे का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, दैट मींस कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करके हम लोग उस मेटल को प्राप्त कर सकते हैं उसके कंपाउंड से। एक और बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का अगर हम लोग यूसेज में देखें तो हमारे डेली लाइफ में बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं कैसे, जो फूड हम लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टार्च खाते हैं, तो स्टार्च हम लोग गेहूं से या फिर चावल से या फिर पोटैटो से
जो स्टार्च लेते हैं तो वो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वो स्टार्च जो है वो डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में स्टार्च डिकम्पोज होता है सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में। और ये स्टार्च जो है वो किस में बदल जाता है, सिंपलर शुगर यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की मौजूदगी में स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक वैसे ही अगर हम लोग फैट्स खाते हैं, फूड में अगर हम लोग फैट्स खाते हैं तो फैट्स बच्चों, फैट्स का डिकम्पोजिशन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस के रूप में, तो फैट डिकम्पोज होकर के बन जाता है फैटी एसिड्स। वैसे ही हम लोग जो प्रोटीन्स खाते हैं, जैसे दाल वगैरह से प्रोटीन्स मिलता है और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन्स भी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, वो प्रोटीन्स डिकम्पोज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स। So these are the simpler form और these are the complex form of the nutrients। तो आप देख सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस रिएक्शन का ये टॉपिक देखो, जो डिस्प्लेसमेंट, साफ बात है कि इसमें डिस्प्लेस वाली बात है। मतलब कि डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटा देना, उसके जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो सवाल यह है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वे रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। वेरी सिंपल, लिख लेते हैं बच्चों डेफिनेशन। दोज रिएक्शंस इन विच ए more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reaction, are called displacement reactions। वेरी सिंपल बच्चों, वे रिएक्शंस जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए कि वो डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, एक कौन ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट से, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों, आपको इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना होगा। ये देखिए, आपको याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपने पिछले क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? ये एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स का। जनरली ये मेटल्स का ही बच्चों अरेंजमेंट होता है और वो इस तरीके से होता है, एक वर्टिकल कॉलम होता है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इस तरीके से इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा सीरीज है, ऐसा अरेंजमेंट है मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम के रूप में, जिसमें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करते जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते
रिएक्टिविटी उनकी डिक्रीज करते जाती है, वे कम रिएक्टिव होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट्स हैं, ये बहुत सारे मेटल्स के अरेंजमेंट है और एक वर्टिकल कॉलम के रूप में अरेंजमेंट है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए साइड में लिख दिया बच्चों। तो एक वर्टिकल कॉलम के रूप में अरेंज है और ये वर्टिकल कॉलम के रूप में जो अरेंज है, तो टॉप से आप जैसे जैसे डाउनवर्ड जाइएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होते जाती है, वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटते जाती है। जैसे कि पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल पोटासियम, फिर आता है आपका सोडियम, फिर उससे थोड़ा सा कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम, एंड आप सो ऑन। आप देख सकते हैं गोल्ड प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है, सबसे नीचे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो बॉटम में होते हैं वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिविटी घटते जाते हैं। अगर हम आपसे बोले कि आयरन और कैल्शियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। आपको याद रखना है सिर्फ सीरीज में कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऊपर है, आयरन उसके नीचे है, सो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सिमिलरली आप किसी को किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि सिल्वर और हाइड्रोजन या फिर कॉपर, सिल्वर और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर ऊपर है और सिल्वर उससे नीचे है। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से। वैसे ही कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है इनके नीचे जितने भी मेटल्स हैं उन सब से, एलिमेंट्स से, तो कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसा कि मान लीजिए कि जिंक है, जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो आप देखिए कि पहले रिएक्शन होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आप यहां देखिए जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, दिख रहा है आपको? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से यानी कि सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है। सो वो डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, डिस्प्लेस करेगा यानी कि अपने में सल्फेट को ले लेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा बच्चों और हाइड्रोजन गैस अलग बनाएगा। आप देख सकते हैं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स साल्ट, यानी कि SO4 से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया और जिंक जो है सल्फेट को अपने ले लेता है। सिमिलरली आप डाइल्यूट HCl के साथ भी करेंगे, एक्वस फॉर्म में डाइल्यूटेड HCl के साथ, तो फिर वही बात आएगी बच्चों कि जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड यानी कि Cl, उसके क्लोराइड से उसको अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड। ये खुद में क्लोरीन को ले लेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, रिएक्टिव लगा देगा। वैसे ही देखते हैं कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अगर कॉपर क्या बोलते हैं कंबाइन करता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो आप देख सकते हैं मुझे एक बार आप चेक कीजिए, ये कॉपर मेटल और ये सिल्वर मेटल है, ये उसका कंपाउंड है नाइट्रेट। तो क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से? अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से यानी कि उसके नाइट्रेट से डिस्प्लेस कर सकता है। आप बताइए कॉपर है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव या नहीं? आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर यहाँ है, सिल्वर उसके नीचे है, सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर का, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है उसके कंपाउंड से। तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट
नाइट्रेट और सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। सिल्वर आपका अलग हो जाएगा। वैसे ही चेक करते हैं बच्चों, आयरन अगर कॉपर सल्फेट से, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डाल दें तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल डाल दें, यानी कि दोनों के बीच जब रिएक्शन हो तो क्या होगा? क्या आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? अगर है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है और उसको कॉपर को डिस्प्लेस करके उसके कंपाउंड को यानी कि सल्फेट को अपने में ले सकता है। तो आप जरा चेक कीजिए, आयरन, यस आयरन यहां पर है, कॉपर कहां है बच्चों? नीचे। सो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स सल्फेट। तो क्या होगा? आयरन सल्फेट को अपने में ले लेगा, FeSO4 प्लस कॉपर जो है बच्चों वो अलग हो जाएगा। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन शुरू में ब्लू कलर का होता है, बट फेरस सल्फेट बनने के कारण वो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है, क्योंकि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप कॉपर सल्फेट को मैग्नीशियम से कंबाइन कराना चाहो, अगर हम आपके सामने एक ऐसा रिएक्शन इक्वेशन रखे बच्चों, जैसे कि फेरस सल्फेट, कॉपर प्लस फेरस सल्फेट ऐसे, और अब हम लोग देखेंगे क्या ये रिएक्शन संभव है? क्या कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं। तो कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कॉपर आयरन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर इज less reactive than iron, so copper can't displace iron from its sulfate, from its compound, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, so here is no reaction, वो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है आयरन से, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सो नो रिएक्शन। लेकिन अगर यही हम करें मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट से अगर रिएक्शन कराएं तो आप देखिए कि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये देखिए मैग्नीशियम और कॉपर आपका काफी नीचे है, तो मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगा क्योंकि मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो ये रिएक्शन होगा और बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। इसके कंपाउंड को मैग्नीशियम खुद अपने में ले लेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए कॉपर अकेला हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो ये रिएक्शन हो सकता है। ओके, एक और देखते हैं एग्जांपल। क्लोरीन गैस अगर पास कराते हैं पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन से बच्चों पास कराते हैं क्लोरीन गैस को, तो जरा ध्यान से देखिए, क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लोरीन पोटासियम से तो रिएक्टिव नहीं होता है, दोनों आप जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बोथ आर नॉन मेटल, क्लोरीन आयोडीन दोनों नॉन मेटल टाइप के हैं, तो ये नॉन मेटल इस नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस तो कर ही सकता है। तो यहां पर क्या बनेगा कि क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से, यानी कि अपने में ले लेगा उसे और बन जाएगा KCl, और आयोडीन अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियरली कि क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, सो क्लोरीन आयोडीन को उसके कंपाउंड से, इसका कंपाउंड पोटासियम है, उसे अलग कर सकता है, यानी उसे अपने में ले लेगा। ये देखिए KCl, पोटासियम क्लोराइड और आयोडीन डिस्प्लेस होके अलग हो गए, तो इसे बैलेंस कर लिया जाए। तो इस तरीके से बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान देना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संभव है या नहीं।
संभव तभी हो सकता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो वो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल मेटल के बीच भी होता है, मेटल और मेटल साल्ट के बीच, या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल साल्ट के बीच हो सकता है, या उसके कंपाउंड के बीच हो सकता है। और आप देखे होंगे इस पूरे एग्जांपल्स में बच्चों, एक एलिमेंट ने एक सिंगल एलिमेंट को दूसरे सिंगल एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट ने एक दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग किया था। इसी वजह से हम लोग इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिकम्पोज किया, सिंगल। आप जितना भी एग्जांपल देख लीजिए कि कोई एक एलिमेंट होगा जो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर देना होगा तो हम आपको ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा।